नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर आया हूं बजट को लेकर। लास्ट वीडियो में हमने बजट का आधा पार्ट कराया था, इस बार बजट का हम पूरा पार्ट कराएंगे और इस वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बजट में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी यूआईडीएफ। यूआईडीएफ क्या है? तो यूआईडीएफ के बारे में अगर हम पढ़ें तो यूआईडीएफ विल मैनेज बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी यूआईडीएफ को जो मैनेज करता है फंड के रूप में। पैसा कहां से आता है यूआईडीएफ के अंदर? तो नेशनल हाउसिंग बैंक है, वहां से पैसा आएगा। एंड इसका काम क्या है? विल बी यूज बाय पब्लिक एजेंसीज टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो शहरी क्षेत्र है उसको डेवलप करा जाए। और डेवलप करा जाए तो शहरी क्षेत्र में बहुत सारी सिटीज होती हैं, तो सिटीज की कैटेगरी बांटी गई है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो यहाँ पर जो यूआईडीएफ है वो टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज को कवर करता है। तो टीयर 1, टीयर 2 सिटीज किस टाइप की होती हैं या किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया जाता है, आप लोगों के सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको बात करूं टीयर 1 सिटीज किस टाइप की होती है। तो टीयर 1 सिटीज में पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी होती है? तो अगर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो टीयर 1 सिटी के अंदर आएगा। यानी बात करें टीयर 2 सिटी के अंदर कौन कौन सी सिटीज आती हैं, तो पॉपुलेशन की बात करें तो टीयर 2 सिटीज के अंदर पॉपुलेशन जो होती है वो 50,000 से ज्यादा होगी, परंतु 1 लाख से कम होगी। याद रखिएगा, 50,000 से ज्यादा होगी पर 1 लाख से कम होगी। इस टाइप की सिटी को टीयर 2 सिटी की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है मेरे बच्चों। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि टीयर 1 सिटी एंड टीयर 2 सिटी क्या है, तो आपके सामने क्वेश्चन यही रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा कि टीयर 1 सिटी को किस आधार पर इस कैटेगराइज किया जाता है। तो टीयर 1, टीयर 2 ऐसी सिटीज को कैटेगराइज किया जाता है उनके पॉपुलेशन के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो टीयर 1 सिटी की आपको पॉपुलेशन पता लग गई है किस प्रकार से करते हैं। टीयर 2 सिटी के लिए पॉपुलेशन का आपको एक आइडिया पता लग गया है कि किस तरीके से कौन सा शहर टीयर 2 सिटी के अंदर आ सकता है। इसके बाद बात करें तो 10,000 करोड़, 10,000 यानी 10,000 करोड़ रुपए का एक ईयरली बेसिस यानी ईयरली एक तरीके से अलॉटमेंट किया जाएगा इन सिटीज को उभारने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यूआईडीएफ के अंदर क्वेश्चन आता है इस बार के बजट में, तो यूआईडीएफ का कंट्रोल कौन करता है, फंड कौन मुहैया कराता है? तो नेशनल हाउसिंग बैंक देता है। इसके बाद में यूआईडीएफ के अंदर जो ईयरली एक अलॉटमेंट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, वो कितना दिया जाएगा? तो 10,000 करोड़ रुपए का एक ईयरली आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल, तो जन विश्वास बिल क्या है? विश्वास से आप समझ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं विश्वास बनाया जा रहा है। तो विश्वास कहाँ बनाया जा रहा है? तो एग्जाम के पर्पज से याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक्चुअल में जन विश्वास बिल क्या है, सिर्फ इतना याद रखिए, जन विश्वास बिल क्या है। तो जन विश्वास बिल से सीधे सीधा है कि रिलेटेड टू कंपनीज फॉर कंप्लायंस हैव रिड्यूस, यानी जितने भी कंपनी हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बिजली कंपनी को ले लेते हैं, तो आज की डेट में ना बिजली कंपनी में बहुत सारे आपकी कंप्लेंट देखने को मिल जाती है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, मीटर चल रहा है, हम यूज नहीं कर रहे हैं फिर भी बिल आ रहा है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं भारत के अंदर, प्राइवेट है, सरकारी है, जहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं। तो इन कंप्लेंट से उभरने के लिए, इन कंप्लेंट को खत्म करने के लिए सरकार ने एक तरीके से योजना लाई गई है कि फटाफट कोशिश करी जाए कि इस साल कम से कम कंप्लेंट आ पाए, ठीक है, कंपनियों के पास में। तो ऐसा ही एक बिल आएगा, उसका नाम क्या है? जन विश्वास बिल। जन के विश्वास को बनाए रखें, ठीक है, जन के विश्वास को क्या रखें? बनाए रखें। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका? डिजी लॉकर फॉर डेटा शेयरिंग। डिजी लॉकर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रख सकते हैं। आप फिजिकली डॉक्यूमेंट कहीं लेके नहीं जा सकते हैं, बट अब डिजी लॉकर में आपका डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है किसी कारण से कि आप डॉक्यूमेंट दिखाइए भाई, आप व्हीकल लेके रोड पे निकले हुए हैं, तो आप उनको डिजी लॉकर से ऑनलाइन एप्लीकेशन से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही डिजी लॉकर फॉर डाटा शेयरिंग का एक इस बार स्कीम लाई गई है। उसमें क्या बताया गया है कि एमएसएमई एंड लार्ज बिजनेसेस, याद रखिएगा, एमएसएमई यानी लघु एंड कुटीर उद्योग। हिंदी में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एमएसएमई को क्या बोलेंगे? लघु एंड कुटीर उद्योग, यानी एमएसएमई एंड लार्ज बिजनेसेस चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर स्टोरिंग शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सिक्योरली। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्या समझ सकते हैं हम इसको लेकर कि जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं या जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या फिर जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये आपस में क्या कर सकते हैं, अपने
डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और एकदम सिक्योरली बेसिस पर, यानी कोई इसको हैक नहीं करेगा और बिल्कुल एक तरीके से सिक्योर है और इसमें कोई भी ऐसा खतरा नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहीं गलत हाथों में ना चले जाएं। तो ऐसा ही डिजी लॉकर फॉर डाटा शेयरिंग का प्रोग्राम है। तो आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अगर क्वेश्चन बन सकता है तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा आपको कि डिजी लॉकर फॉर डाटा शेयरिंग में किस किस को शामिल किया गया है। तो डिजी लॉकर डाटा शेयरिंग में किस किस को शामिल किया गया है, एमएसएमई को, लार्ज बिजनेसेस को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है। और डिजी लॉकर डाटा शेयरिंग का मीन्स क्या है, शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सिक्योरली, ठीक है। इसके बाद फाइनल क्या है यहाँ पर, विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास यानी विवाद फैलाने से तो अच्छा है भाई विश्वास बनाए रखें, विवाद होगा ही नहीं। तो विवाद से विश्वास एक स्कीम लाई गई है। इसका मीनिंग क्या है, इजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट स्कीम, यानी भारत के अंदर जिस तरीके से आप देखते हैं कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं भारत के अंदर। तो ऐसी एक स्कीम लाई गई है कि बहुत आसान तरीके से और बहुत उच्चतम तरीके से जो विवाद हो रहे हैं, चाहे वो एक कंपनी का दूसरी कंपनी से है, चाहे कंज्यूमर का कंपनी से है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विवाद है। तो ऐसे विवादों को हल किस तरीके से करा जाए, तो उन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई है। तो आप याद रखिएगा कि विवाद से विश्वास स्कीम किस बजट के थ्रू लाई गई है, तो बजट 2023-2024 के थ्रू विवाद से विश्वास स्कीम लाई गई है। आइए अब देखते हैं 5G टेक्नोलॉजी। तो ये 5G टेक्नोलॉजी क्या है, तो इस बार 5G टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या फायदे दिए गए हैं, क्या क्या एक तरीके से प्रॉफिट होगा। तो 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस यूजिंग 5G सर्विसेज, यानी 5G सर्विसेज के लिए एक अलग से 100 लैब्स बनाई जाएंगी और 5G सर्विस को जो है और अच्छे से डेवलप किया जाएगा और अच्छे से लोगों तक उसकी सुविधा को पहुंचाया जाएगा। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो डेटा याद रखना है, डेटा कितनी है, इस बार कितनी लैब्स बनाई जा रही है, 100 लैब्स बनाई जा रही हैं। इसके बाद में ग्रीन ग्रोथ यानी एक बार देखा जाए तो हरित यानी हरा भरा करने में, भारत को हरा भरा करने में क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये कार्बन को किस तरीके से रिड्यूस किया जा रहा है, जो ग्रीन इफेक्ट है उसको किस तरीके से कम किया जा रहा है। तो अगर देखें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो एक मिशन चलाया गया है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसके अंदर जो ग्रीन ग्रोथ होगी उसमें जो पैसा दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर 19,700 करोड़ रुपए का एक अमाउंट पे किया गया है, एक अमाउंट राशि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है, समझ रहे हैं। तो इसका काम क्या है, टू फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन, ठीक है। पहला क्या है इसका काम, लो कार्बन, कार्बन को कम करना है। दूसरा क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो एक तरीके से हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर, कोयले के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर निर्भर हैं, तो कोशिश की जाए कि सोलर एनर्जी के ऊपर हम चलें, समझ रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जाएगा। तो ये तो इसके एक तरीके से की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं कि कार्बन को रिड्यूस किया जाए, लो कार्बन किया जाए, यानी कार्बन को कम किया जाए और रिड्यूस किया जाए किसको, ये डिपेंडेंस को कम किया जाए, किस पर कम किया जाए, फॉसिल फ्यूल पर, और भी कम किया जाए, ठीक है। और कितना पैसा दिया गया है इस स्कीम पर, 19,700 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट देखें तो एक्चुअली बात करें एक चीज और छुट्टी है इसके अंदर कि टारगेट प्रोडक्शन कितना रखा गया है, यानी आने वाले समय तक हम कार्बन रिडक्शन है, कार्बन रिडक्शन, इसको कितना % कम कर लेंगे या कितना कम कर लेंगे। तो टारगेट रखा गया है कि 2030 तक, याद रखिएगा टारगेट कितना है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हम कार्बन रिड्यूस कर लेंगे, एक तरीके से कम कर लेंगे, ग्रीन ग्रोथ पर हम पकड़ बनाएंगे अपनी। तो अगर आपके सामने आ जाता है कि ग्रीन ग्रोथ जो आपकी स्कीम आई है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें टारगेट कितना रखा गया है, तो 5 मिलियन मीट्रिक टन का रखा गया है। और कितने समय के लिए रखा गया है, ये किस समय तक हम इस वाले आंकड़े पर पहुंच जाएंगे, तो ये वाला आंकड़ा हम अचीव करेंगे 2030 में आकर, ठीक है। इसके बाद एक स्कीम आई है आपकी गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम क्या है, आपके सामने है कि गोवर्धन स्कीम क्या है। तो गोवर्धन स्कीम के अंदर कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, गोवर्धन, ठीक है, यानी
वेस्ट टू वेल्थ, यानी एक तरीके से 500 न्यू प्लांट्स बनाए जाएंगे जो वेस्ट है, जो कचरा है उससे नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाए, उन कचरे को नई नई हमारी जो प्रॉफिट की जगह है वहां पर उसको यूज किया जा सके। तो ऐसे नए 500 प्लांट बनाए जा रहे हैं इस स्कीम के अंदर, और इसके अलावा 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट, यानी 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी बनाए जा रहे हैं जो इस स्कीम के अंडर में एक तरीके से जो नेचुरल गैस है उसके साथ में बायोगैस का भी निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी घटेगी नेचुरल गैस पर। समझ रहे हैं? तो ये एक अच्छी स्कीम है, और इसके अंदर जो डेटा है आपके सामने वो ये है कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे, देन 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स भी बनाए जाएंगे। तो ये डेटा है आपके लिए, डेटा याद रखना है बिल्कुल। एग्जाम में, वनडे एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे और डेटा आएगा सीधा सीधा। तो गोवर्धन स्कीम के अंदर ये आपका डेटा है। इसके बाद फाइनली देखें तो पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना जो है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि पीएम आवास योजना कब स्टार्ट की गई थी? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। और इस बार पीएम आवास योजना के लिए कितना पैसा दिया गया, कितने रुपए दिए गए? तो इस बार पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपीस, यानी 89,000 करोड़ रुपए का एक मोटा अच्छा खासा अमाउंट दिया गया है पीएम आवास योजना के लिए। ठीक है, तो ये तो थे आपके कीवर्ड्स। अब अगले कीवर्ड्स जानते हैं इस बजट से रिलेटेड लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है आपका? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, यानी आकांक्षी जिला। आकांक्षी, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको? आकांक्षी जिला प्रोग्राम। ठीक है, एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम या आकांक्षी जिला प्रोग्राम, ये क्या है? तो ये जो प्रोग्राम है ये 500 ब्लॉक्स को कवर करता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखने के लायक क्या चीजें हैं कि ये जो प्रोग्राम है कितने ब्लॉक्स को कवर कर रहा है? 500 ब्लॉक्स को ये कवर करेगा। इसके टारगेट की बात करें, इसका एम, इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य में हम पढ़ेंगे इट्स एम टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। किस चीज को लेकर? इसका एम जो है परफॉर्मेंस को लेकर है। तो किस किस की को परफॉर्मेंस को ये इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर को, वाटर रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को, एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी पॉइंट्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के द्वारा कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए याद रखने लायक सिर्फ ये है कि 500 ब्लॉक्स को कवर कर रहा है। थोड़ा सा डीप जाना चाहते हैं तो इन जो पॉइंट्स हैं आपके हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर वगैरह, इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो इसी के अंदर जो ये आप देख रहे हैं TADP, एक्चुअल में जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है पूरा का पूरा, ये किस पूरी की जो स्कीम है, ये जो ब्लॉक प्रोग्राम है, ये किस प्रोग्राम के अंडर में चलाया जा रहा है? तो TADP प्रोग्राम है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है TADP। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि TADP क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी आकांक्षी जिला प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें हम PMPVTG, यानी प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, PMPVTG। तो ये एक्चुअल में ये ग्रुप्स है क्या, ये स्कीम क्या है, किस तरीके से कार्य कर रही है? तो ये कार्य कर रही है, इसका मेनली मिशन है कि डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट में काम करता है। तो किस चीज को लेकर? ट्राइबल एरिया पर, ट्राइबल ग्रुप्स को लेकर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो क्या है इसके अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिक्रूट 38,800 टीचर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ना 38,800 टीचर को रिक्रूट करेगी, भर्ती करेगी। और सपोर्ट स्टाफ, यानी सपोर्टिव स्टाफ जो होंगे टीचर के साथ साथ में, स्कूल कोई अगर खोला जाता है तो सपोर्टिव स्टाफ भी होता है, तो ऐसे स्टाफ को रिक्रूट करेगी। उसके अलावा टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, और इनका मेनली काम क्या होगा? और जो सपोर्टिव स्टाफ होगा फॉर दी 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो एकलव्य मॉडल पे कौन से स्कूल बनाए जा रहे हैं, आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो ट्राइबल एरिया के अंदर जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ट्राइबल ग्रुप को एजुकेशन देने के लिए, एजुकेट करने के लिए जो स्कूल बनाए जा रहे हैं, वो जो स्कीम है वो है एकलव्य स्कीम। तो एकलव्य मॉडल के थ्रू 700 यानी 740 एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, और इसके अंदर इस 740 स्कूल के अंदर 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी।
तो आपको याद रखने के लिए चीजें क्या है कि पीएम प्रधानमंत्री पीवीटीजी क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, ये किसके थ्रू चलाई जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है। इस बार के बजट में क्या कहा गया है, तो 38,800 टीचर को ये भर्ती करेंगे। कितने स्कूल बनाएंगे, कितने स्कूलों के लिए भर्ती किए जा रहे हैं, 740 स्कूलों के लिए। और इनका काम क्या होगा, जो 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट जो हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे। तो ये है आपका पॉइंट्स इस बार के बजट के। अब देखते हैं टैक्स स्लैब के बारे में, क्योंकि इस बार टैक्स को लेकर बड़ा झोल झाल हो रहा है, बड़ा पंगा हो रहा है, समझ में नहीं आ रही कि टैक्स का पंगा चल क्या रहा है। तो इस वीडियो में आपको टैक्स का एकदम क्लियर करके चलूंगा कि एक्चुअल में टैक्स इस बार कितने % पे लगने वाला है, कितने लाख पे लगने वाला है, कितना % टैक्स लगने वाला है। अब देखते हैं इस बार के बजट में टैक्स से रिलेटेड क्या बातें बताई गई हैं। तो हम सब सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री हो गया है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि पर्सनल इनकम अप टू 7 लाख रुपीज, अप टू 7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, यानी 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट फिर बात आती है टैक्स स्लैब की। टैक्स स्लैब, ठीक है, तो टैक्स स्लैब में हम देखते हैं कि 3 से 6 लाख रुपए पर भाई 5% टैक्स देना होगा, 6 से 9 लाख रुपए पर 10% टैक्स देना होगा, ऐसे ही आगे 15, 20, 25 और 30% तक टैक्स देना होगा। तो फिर 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ कैसे, ये समझ से बाहर बात हो रही है ना। तो बहुत अच्छे से समझिए इस चीज को कि 7 लाख रुपए अगर किसी इंसान की इनकम है, समझ रहे हैं, अगर 7 लाख रुपए किसी इंसान की इनकम है और उस 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 7 लाख कमा रहा है, प्लस में यहाँ क्या लिख रहा है, 0% टैक्स देना होगा 3 लाख रुपए तक, यानी 7 लाख में अगर 3 लाख और ऊपर एक्स्ट्रा कमाएगा वो, यानी टोटल कितना कमाएगा, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए तक का उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पर जैसे ही वो 3 से 1 रुपये भी ज्यादा जाता है, यानी 10 लाख 1 रुपये भी जाता है, तो उसको 5% टैक्स देना होगा। यानी अब वो 7 + 6 कितने हो गए, कितने हो जाएंगे आप बताइए, 7 + 6 13 लाख। तो 13 लाख रुपए पर अब वो टैक्स देगा, कितना देगा, 5% का टैक्स देगा। ऐसे ही 6 से 9 लाख, यानी किसी की इनकम 9 लाख, तो 9 लाख कहां पर, 7 लाख पर कंफ्यूज नहीं होना, यानी जो अमाउंट यहाँ फिक्स किया गया है उसमें आप ये वाला अमाउंट जोड़ते चले जाइए, आपकी टैक्स स्लैब रेडी हो जाएगी। समझ रहे हैं, आपकी टैक्स स्लैब क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो ऐसे ही लास्ट में अगर पूछूं कि 30% का टैक्स कहां लगेगा, यानी 7 + 15, ठीक है, 7 + 15 यानी 22 लाख। अगर 22 लाख से ऊपर आकर आप कमा रहे हैं किसी भी हालत में, तो आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है। और कितना % टैक्स देंगे आप, 30% का टैक्स देंगे। कितना देंगे, 30% का टैक्स देंगे। तो इसका मतलब 7 लाख रुपए प्लस 3 लाख ऊपर से और, यानी 3 लाख अगर ऊपर से डाल दें तो यानी 10 लाख होते हैं, यानी 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा बिल्कुल भी। समझ रहे इस बात को। तो जो गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए का टैक्स रिजीम दिया है इस बार, वो एकदम बेस लाइन है, यानी इस बेस लाइन से ऊपर टैक्स स्लैब स्टार्ट होंगी, 7 लाख से ऊपर टैक्स स्लैब स्टार्ट होने वाली। तो अगर देखा जाए कि पिछले साल क्या टैक्स स्लैब थी, इस साल क्या टैक्स स्लैब है, तो वो मैंने यहाँ दी हुई है। पिछले साल 0% जो टैक्स लगता था वो 2.5 लाख रुपए पे लगता था, इस बार 3 लाख पे लगेगा। पिछली बार 5% लगता था 2.5 लाख से 5 लाख पर, इस बार 3 से 6 लाख पे लगेगा। पिछली बार 10% टैक्स लगता था 5 लाख से 7.5 लाख पर, इस बार लगेगा 6 लाख से 9 लाख पर। पिछली बार 15% टैक्स लगता था 7.5 से 10 लाख पर, इस बार लगेगा 9 लाख से 12 लाख पर। पिछली बार 20% टैक्स लगता था 10 लाख से 12 लाख पर, इस बार लगेगा 12 लाख से 15 लाख पर। पिछली बार 25% टैक्स लगता था 12 लाख से 15 लाख पर, ये 12 लाख से 15 लाख जो है इस बार यहाँ पर कवर कर लिया गया है, यानी ये टैक्स स्लैब इस बार खाली छोड़ दी गई है। फिर 30% जो टैक्स दिया जाता था पिछले साल तक, वो 15 लाख से ज्यादा पर दिया जाता था, इस बार भी 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स दिया जाएगा। तो पिछली बार के टैक्स स्लैब की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 टैक्स स्लैब हुआ करती थी। इस बार टैक्स स्लैब की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 टैक्स स्लैब है, ठीक है।
5 टैक्स स्लैब के अंदर चीजें इस बार होंगी, यानी टैक्स स्लैब क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आ जाए कि टैक्स स्लैब इस बार कितनी रखी गई है, तो 5 रखी गई है। लास्ट ईयर कितनी थी, तो 7 थी। तो ये डेटा क्लियर हुआ यहाँ पर टैक्स को लेकर। अब नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट जो एक तरीके से सेंटर ने स्कीम लॉन्च की है, भारतीय प्राकृतिक खेती। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पर। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या बातें बताई जा रही है, तो इस पढ़ते हैं आगे क्या बातें बताई जा रही है इसके अंदर। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी आने वाले 3 साल में, द सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग बाय सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। यानी 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए बायो इनपुट्स, यानी कितने 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर के अंदर 1 करोड़ फार्मर्स के लिए एक तरीके से 1 करोड़ फार्मर्स के लिए एक तरीके से फैसिलिटी या सुविधा बोल दीजिए आप, वो मुहैया कराई जाएगी, वो दी जाएगी। और कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे, 10,000 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर के अंदर ये चीजें करी जाएंगी। बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी फसल को ग्रो कर सकते हैं, कीड़ों से बचा सकते हैं। जो एक तरीके से छिड़काव होता है, कीटनाशक दवाई जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, इसको कम से कम कितना यूज कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग नेशनल लेवल पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, यानी एक पूरे भारत में पेस्टिसाइड नेटवर्क तैयार किया जाएगा किसानों को अवेयर करने के लिए। क्लियर है। जो सोलर एनर्जी है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें कितना एक तरीके से जो एनर्जी है उसको बढ़ाया जाएगा, तो 13 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना पैसा अलॉट कर रही है, तो 8,300 करोड़ रुपए का ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता दे रही है। और बाकी पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। तो टोटल जो बनता है आपका सम बनता है 20,700 करोड़ रुपए का बनता है। तो ये था आपका टैक्स स्लैब प्लस में अदर जो फीचर्स इसके अंदर बताए गए हैं बजट के अंदर। अगर आप देखें इसके अंदर तो इस बार जो अमृत काल जो हमारा स्टार्ट हुआ था, तो अमृत काल का ये पहला बजट है। ठीक है, अमृत काल का ये क्या है, पहला बजट है। इसके अलावा कहा अगर हम देखें तो इस बार बजट आया कितना है, क्वेश्चन ये बनता है। तो लास्ट देख लेते हैं और वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं कि इस बार जो बजट बना है वो कितना बना है। आइए देखते हैं इस बार बजट का एलोकेशन क्या है, बजट को एक्चुअल में कितना अमाउंट पेश किया है इस बार बजट में। तो बजट का एलोकेशन है, बजट का अमाउंट क्या है, 45,03,097 करोड़। ठीक है, 45,03,097 करोड़ रुपए, या 45 अगर शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिखा आ जाए तो लिखा आएगा आपका 45.03 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, लाख करोड़ रुपीस। तो ये आपका बजट का आएगा। तो इतना बजट इस बार अमाउंट, इतना बजट जो है, इतना अमाउंट इसके अंदर एलोकेट किया गया है, बताया गया है बजट के अंदर। इसके बाद में बात करें राजकोषीय घाटे की, तो इस बार राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है। तो इस बार राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है, 5.9% का। ये आंकड़ा याद रखना है, बिल्कुल सीपीयू के अंदर रख लीजिए सेव करके, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको यह डिजिट आपको मिलने वाली है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना रखा गया, 5.9%। और जीडीपी यानी 2000, ये जीडीपी का होता है, पूरा का पूरा जीडीपी का होता है, राजकोषीय घाटा पूरा जीडीपी का होता है। और ये 2023-24 के लिए रखा गया है। पर एक टारगेट फिक्स किया गया है कि जो ये आपका फिजिकल डेफिसिट है इसको कम किया जाए, घटाया जाए। तो क्या टारगेट रखा गया है, तो टारगेट है आपका 2025-2026 बजट तक, यानी 2025-2026 का जब बजट पेश किया जाएगा तो उस समय तक हम फिजिकल डेफिसिट जो घटाकर कितना कर लेंगे, 4.5%। कितना कर लेंगे, 4.5%। तो ये टारगेट है, ये टारगेट आपको याद रखना है कि टारगेट गवर्नमेंट ने कितना रखा है। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो 2023-2024 में इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहने वाली है। तो निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने अंदाजा लगाया है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा अंदाजा लगाया गया है कि इस बार जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि दर, वो लगभग 7% के आसपास रहेगी। ठीक है, कितनी परसेंट के आसपास रहेगी, 7% के आसपास रहेगी। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च हुई है इस बार वुमेन्स के लिए या गर्ल चाइल्ड के लिए। वो एक तरीके से आप कहेंगे तो ये स्कीम जो है वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है। किस टाइप की स्कीम है, वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल क्यों बोला और वन टाइम क्यों बोला, स्मॉल इसलिए क्योंकि इसके अंदर
जो पैसा अमाउंट जाएगा वो थोड़ा जाएगा, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर 20 लाख 50 लाख या 10 करोड़ रख सकते हैं, और इतना भी नहीं है कि आप 10,000 5,000 रख सकते हैं। तो स्मॉल सेविंग अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है आपको, 2 साल के लिए होगा ये सेविंग स्कीम। तो वन टाइम मीन्स एक बार पैसा डाल दीजिए और आपको 2 साल के बाद ही इसके अंदर मिलेगा। कितने साल के बाद मिलेगा? 2 साल के बाद ही मिलेगा। और 2 साल के बाद जब आपको कोई पैसा मिलेगा, एक बार आपने डाला 2 साल के बाद मिला, कुछ ना कुछ बढ़ के मिलेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देने वाली 7.5% का, 7.5% का इंटरेस्ट देने वाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। यानी 2023 में अगर आप पैसा डालते हैं तो 2025 में आपको पैसा मिल जाएगा। इस बीच ये वाली लाइन पढ़िए, ऑफर डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू 2 lakhs इन द नेम ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड, ठीक है। यानी 2 लाख रुपए तक, समझ रहे हैं, यानी इससे ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए तक का अमाउंट आप फिक्स कर सकते हैं इस वाली स्कीम के अंदर। महिला के नाम से या कोई गर्ल चाइल्ड है उसके नाम से कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और एक बार आप फिक्स कर दिया तो 2 साल के बाद आपको वो पैसा मिलेगा और विद इंटरेस्ट मिलेगा। और कितना इंटरेस्ट पे कर रही है सरकार इस बार? 7.5% का। तो बच्चों ये था 2023-24 का बजट, जो कि मेरे द्वारा मेरे जो यूट्यूब चैनल है बेसिक एजुकेशन फर्स्ट चॉइस, इस पर कवर किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अलावा भी दूसरे बच्चे जो हैं आपकी जो तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड, आपके मित्र, आपके परिवारजन का भी कोई सदस्य हो सकता है, तो अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बजट बहुत जानना जरूरी होता है जानना। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर कुछ कमी रह गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में बजट में, या अगर बजट का कोई हिस्सा छूट गया तो आप मुझे बताएं कि सर बजट का ये हिस्सा हमारा छूट गया, फिर मेरे हिसाब से तो मैं बजट पूरा कंप्लीट करा दिया है। पर अगर आपके हिसाब से लगता है बजट का कोई हिस्सा छूट चुका है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस हिस्से को भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।